अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी अब हम ज़ूम सेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि कोर्स आउटलाइन क्या होनी चाहिए। तो अभी तक हमने डिस्कस कर ली है जो कंप्यूटर की और इस्लामियात की और उसके बाद एवरीडे साइंस की और इंग्लिश की। तो ये जी पाकिस्तान स्टडी की हम देख रहे हैं कोर्स आउटलाइन कि ज़ूम सेशन के दौरान हम कौन कौन से या ऑनलाइन सेशन के दौरान हम कौन कौन से जो है वो लेक्चर्स पढ़ेंगे और किस तरीके से पाकिस्तान स्टडी को हम इजीली कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा एक बात कि पाकिस्तान हिस्ट्री करते हुए या पाकिस्तान अफेयर्स को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए लोग बहुत ज़्यादा कहीं और चले जाते हैं। अक्सर मैंने औकात देखा है कि मोहम्मद बिन कासिम की कोई स्टोरियों के ऊपर लग जाते हैं कि यार उसकी कौन सी स्टोरियाँ थी, और डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें भी उनकी स्टोरीज़ में जो है इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस सेशन में क्या प्रोवाइड करूँगा, एक एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करूँगा अपनी, कि मैंने जो कंपेटिटिव वन पेपर एग्ज़ाम को देखा है विद द एक्सपीरियंस, कि मैंने बहुत सारे जो है वन पेपर दिए एग्ज़ाम एफपीएससी के, पीपीएससी के और एनटीएस वगैरह के, डिफरेंट टाइप के जो मैंने दिए हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि पाकिस्तान अफेयर्स में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, वो सिमिलर पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं कि हिस्ट्री में से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ उठाकर उसमें से पूछ रहा है। तो मैं अपने सेशन में वो तमाम चीज़ें जो है वो कवर करता हूँ। हाँ, नो डाउट थोड़ा सा हम स्पीड में चलते हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा कर लेते हैं, हम 2.5 घंटे पे चले जाते हैं, लेकिन हम पूरा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं उसमें। तो हम पाकिस्तान हिस्ट्री के हम 16 लेक्चर्स जो हैं वो टोटल रखेंगे, और इन 16 लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम 4 लेक्चर्स जो हैं वो, अब मैंने जो करंट अफेयर्स का नया एक पैटर्न आया हुआ है उसमें मैंने 4 लेक्चर करंट अफेयर के भी ऐड किए। अगर हम पाकिस्तान हिस्ट्री को सिंपली देखें तो पाकिस्तान हिस्ट्री जो वन पेपर में आ रही है वो 9 to 10 मार्क्स की आ रही है। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स में से जो करंट अफेयर्स हैं वो पाकिस्तान से रेलिवेंट जो करंट अफेयर आते हैं वन पेपर में, वो मेरा ख्याल है कि 5 से 6 नंबर के वो भी होते हैं। कोई आपसे प्रेसिडेंट्स पूछ लेते हैं, कुछ ज्योग्राफी से रेलिवेंट कोई करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, या कुछ इस तरह का करंट अफेयर्स के पाकिस्तान जो है करंटली किस नंबर पर है, फॉरेस्ट में या रिजर्व्स में या वीट में या कॉटन में। तो इस तरह की चीज़ों को भी मैंने सोचा है कि हम लेक्चर में ही कवर कर लेंगे, और जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे तो उसको हम जब उसके डीप डाउन जाने लगेंगे तो उसका लास्ट जो हम चीज़ पढ़ रहे होंगे तो उसमें करंट अफेयर्स को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर्स में। इसमें हम लेक्चर 1 में देखें तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिविलाइजेशन, कि यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंट एजेस हमने पढ़ ली होंगी। उन एजेस में हमने पैलियोलिथिक एज पढ़ ली होगी, उसके बाद जो है पैलियोलिथिक सबसे पहली वाली एज, उसके बाद जो है मिडल वाली एज को मेसोलिथिक एज कहते हैं, नियोलिथिक एज कहते हैं। अब इस नियोलिथिक एज के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक सिविलाइजेशन आबाद हुई, यानी उसमें हमने ह्यूमन हिस्ट्री को भी देख लिया होगा कि ह्यूमन किस तरीके से इवॉल्व हुआ। पहले होमो हैबिलियस से जो है होमो सैपियंस में आ गया, होमो सैपियंस ने किस तरीके से जो है वो एक सिविलाइजेशन में रहना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान में उस सिनेरियो में हम देखेंगे कि सबसे पहली सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है कि 7000 BC से लेकर 8000 BC पुरानी है, जिसके बारे में बाज़ आर्कियोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि 11000 BC शायद ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, जो कि बोलान रिवर के किनारे पर है और जो कि 1974 में डिस्कवर की गई थी। और ये जो है आपके जो 1974 में ये बलूचिस्तान में मेहरगढ़ रिवर के किनारे पर ये लोकेटेड है बलूचिस्तान में। और इसमें जो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है ये आपकी कहते हैं, इसके बारे में क्लेम किया जाता है, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे सेकंड। हम पहले नंबर पर करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। तो 1974 में ये जो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है ये डिस्कवर हुई। उसके बाद इसी तरीके से हम देखेंगे कि भाई जो आपकी दूसरी सिविलाइजेशन है ये बलूचिस्तान की एक सिविलाइजेशन हो जाएगी, दूसरी सिविलाइजेशन आपकी पंजाब की सिविलाइजेशन हो जाएगी। वो आपको पता है 2 सिविलाइजेशन है, एक गंधारा सिविलाइजेशन है और दूसरे नंबर पर हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है आपकी 1920 में जो है वो डिस्कवर हुई। और ये ऊपर जो है ये आपका राय बहादुर जो है उन्होंने डिस्कवर की थी 1920 में। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये रिवर रावी के किनारे पर है। और गंधारा सिविलाइजेशन जो है ये 1912 में जो है वो डिस्कवर की गई थी। और ये जो 1912 में डिस्कवर की थी ये जरीज एक जो है जरीज कह रहा हूँ, वो आपके जिन्होंने ये मोहनजोदड़ो भी डिस्कवर की थी, जॉन मार्शल ने गंधारा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया 1912 में, जॉन मार्शल ने। और उसके बाद जो है ये बुद्धिज़्म का सेंटर था
और टैक्सला और केपीके भी कुछ एरिया इसमें कवर करते थे। और उसके बाद जो है आपकी गंधारा और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये दो पंजाब की सिविलाइजेशन थी। उसके बाद आपकी जो है सिंध की सिविलाइजेशन आ जाती हैं, दो सिविलाइजेशन हैं और ये चारों सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट हैं। और इसमें जो है आपकी ऊपर जो है लाड़काना के अंदर आपकी जो है मोहनजोदड़ो, जो 1922 में जो है जॉन मार्शल ने और आर.डी. बैनर्जी, इन दोनों ने मिलकर डिस्कवर की थी। और ये इसके अंदर एक ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी वो आज भी जो है कायम है और उसकी आज भी सैनिटेशन वर्क करती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिविलाइजेशन थी। और ये तकरीबन 3300 BC से लेकर और ये 1200 BC तक तकरीबन अराउंड रहे हैं। इनका जो टॉप का पीरियड है वो कहते हैं कि 2000 BC से लेकर 1400 BC के पीरियड को जो है टॉप का पीरियड कहते हैं, कि जब ये अपने अरूज पर थी सिविलाइजेशन और ये बाकी सिविलाइजेशन से ट्रेड कर रही थी। तो उसके बाद सिंध की दूसरी सिविलाइजेशन को देखें तो कोट दिजी है हमारे पास, जो 1955 में डिस्कवर की गई थी। और ये जो है ऊपर राय हैं तो नीचे कौन है जी, नीचे आपके राव हैं, ठीक है जी, एस.आर. राव ने जो है ये कोट दिजी सिविलाइजेशन 1955 में डिस्कवर की थी। 1922 में मोहनजोदड़ो, 1955 में जो है कोट दिजी और 1920 में जो है हड़प्पा और गंधारा जो है 1912 में, और जो मेहरगढ़ है ये 1974 में डिस्कवर हुई। तो ये हम सिविलाइजेशन को देख लेंगे। सिविलाइजेशन एजिस को देख लिया, सिविलाइजेशन को देख लिया। सिविलाइजेशन के बाद फिर यहाँ पर इस सिविलाइजेशन को जो डिस्ट्रॉय किया, इसके बारे में डिफरेंट टाइप की थ्योरी जो है वो पेश की जाती हैं। लेकिन हमने जो थ्योरी पढ़नी है वो आपकी जो है कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए और उन्होंने आकर 1500 BC में जो है इस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। और यहाँ के लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपर्ट थे, उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी। ये एक पूरी स्टोरी के तहत मैं चीज़ों को करवाता होता हूँ, बहुत लंबी स्टोरी है। तो उस स्टोरी के अंदर से आपके सारे वो मेरे मुँह से क्वेश्चन निकल होते हैं कि आर्यन की लैंग्वेज संस्कृत थी, उनका जो है उन्होंने हिंदुज़म को इंट्रोड्यूस कराया, हिंदुज़म ओल्डेस्ट रिलीजन है उनकी जो है। उसके बाद जो है हिंदुज़म के बाद आर्यंस के बाद यहाँ पर जो है गुप्ता ख़ानदान आ गया, गुप्ता ख़ानदान जो है उसकी हुकूमत रही। उसके बाद जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यान डिनासिटी की 324 BC में बुनियाद रख दी। और वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसरा, उसका एक बेटा आया अशोका द ग्रेट, जो यहाँ का बहुत बड़ा एक रूलर था और उसने बुद्धिज़्म का रिलीजन फॉलो कर लिया। और बुद्धिज़्म एक यहाँ के, फिर हम रिलीजन को देख लेंगे, एक पूरी स्टोरी होगी और उस तरीके से हम इन सब चीज़ों को करेंगे लेक्चर 1 में, ठीक है जी। और वहाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपको सारी सिविलाइजेशन करा दें और मौर्यन तक पहुँच जाएँ और रिलीजन्स को भी इंट्रोड्यूस करा दें कि मुस्लिम्स कैसे, ये सारे रिलीजन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और जो है ना सिखिज़म, डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स, पारसीज़म, सारे आपको ज़ोरास्ट्रिज़म, डिफरेंट टाइप के रिलीजन जो है वो आपको करवा देंगे। और साथ में फिर इसके बाद लेक्चर 2 हमारा होगा कि इस्लामिक इन्वेजन, कि किस तरीके से जो है मोहम्मद बिन कासिम ने, पहले तो हम देखेंगे कि केरला के अंदर किस तरीके से मस्जिद बनी थी और फिर जो है वो एक जो है ट्रेड पार्ट था मुसलमानों का। फिर इन्वेजन जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए से 712 में जो है वो सिंध के ऊपर, सिंध का राजा दाहिर था जब, उस वक़्त जी सिंध पर हमला किया गया। और उसके बाद जो है हम जो है वहाँ से करते हुए इस्लामिक इन्वेजन से फिर जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और जो गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो कि अफ़गानिस्तान के रूलर थे, उन दो भाइयों ने जो है रूल किया। फिर वो यहाँ पर आए और जाते हुए अपने एक ग़ुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी डिनासिटी दे गए। तो वहाँ से फिर आपको पता है गुलाब खिले तो सांस लेना, और आपकी स्लेव डिनासिटी आई 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी डिनासिटी आई 1290 से लेकर 1320 तक, और तुगलक डिनासिटी आई 1320 से लेकर 1414 तक, और फिर जो है लोधी डिनासिटी आई 1414 से लेकर 1400 सैयद डिनासिटी आई 1414 से लेकर 1454 तक, और फिर 1454 से लेकर 1526 तक जो है वो आपकी आखिरी डिनासिटी लोधी डिनासिटी। फिर इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तमश, ये सारे हम, रज़िया सुल्ताना, ग़ियासुद्दीन बलबन, जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स होंगे, जो भी इसके क्वेश्चंस बन सकते होंगे, वो सारे हम कवर करेंगे और दिल्ली सल्तनत तक हम इस लेक्चर 2 में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन डेप्थ, इन डिटेल हम कर लेंगे। तो इसी तरीके से फिर जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो मुग़ल रूल हम यहाँ पर आ जाएगा। बाबर जो फ़रगाना से आएगा और वो किस तरीके से आया, क्या बैकग्राउंड था उसका सारा, ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है किस तरीके से इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। उसने फिर 3 जंगें लड़ी, KCG, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, 3 जंगें लड़ी। और फिर पूरा उसको, उनकी हम जो है आर्किटेक्चर को अलहदा से देखेंगे, उनका लिटरेचर को अलहदा से देखेंगे, उनकी बैटल्स को अलहदा से देखेंगे। मुग़ल हिस्ट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, जो बाबर है, बाबर के बाद उसका बेटा जो है हुमायूं आएगा, फिर उसके बाद एक 15 साल का गैप आएगा, शेरशाह सूरी आ जाएगा, शेरशाह सूरी के बाद अकबर दोबारा हुमायूं दोबारा रिटेन कर लेगा, फिर उसका बेटा अकबर आ जाएगा, अकबर के बाद औरंगज़ेब। तो थर्ड लेक्चर में हम इंशाल्लाह यहाँ तक
पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है आपकी 4th नंबर पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और लेटर मुग़ल, जो औरंगज़ेब के बाद फिर उसके जो 1707 के बाद मुग़ल का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा और यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो है इंडिया का सेटअप को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। इसको हम बड़े डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे। फिर उसके बाद लेक्चर 5 में हम जो है इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो होगा इन्वेजन, तो इसमें जो डिफरेंट टाइप के हिंदू और मुस्लिम पर्सनालिटीज़ होंगी, जो मूवमेंट्स होंगी वो उभर कर आएंगी। जैसे आपकी जो है वो M.N. रॉय जो है उन्होंने ब्राह्मू समाज 1828 में जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद जो है दयानंद सरस्वती ने जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर सैयद अहमद ख़ान के जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे और जो मुसलमानों का थोड़ा सा नदवतुल उलमा जो था और देवबंद मदरसा देवबंद जो था, उसके बाद जो है सारे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी आना शुरू आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो है आपकी लेक्चर नंबर 6 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 7 में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के डिफरेंट जो लॉज हैं कि किस तरीके से वो आए। 1600 के अंदर आए। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन जो एलिजाबेथ थी उन्होंने चार्टर एक्ट दिया। फिर उसके बाद जो है वो चार्टर एक्ट क्या था कि जी बरतानिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और तिजारत नहीं कर सकता। फिर जो है वो उस वक्त जो है शुरू में जहांगीर के दरबार में थॉमस हॉकिंस, सर थॉमस रॉय आए और उन्होंने आकर कमर्शियल ट्रेड की परमिशन मांगी। 1615 में मिल गई। फिर उसके बाद उन्होंने कमर्शियल ट्रेड जो है वो की। फिर उसके बाद उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की और यहाँ पर डिफरेंट जो दूसरी कंपनीज थी जो यूरोपियन कंपनी उनको उन्होंने जो है स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली और ट्रेड वाइज जो है उन्होंने डिफीट किया और यहाँ पर इंडिया पर अपना इन्फ्लुएंस से कायम कर लिया। और 1757 में उन्होंने जो है टेरिटोरियल गेन कर लिया जब बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को, जो बंगाल का नवाब था, उसको जब हरा दिया और यहाँ पर जो है उन्होंने फिर अपना एक टेरिटरी जब गेन कर ली और उसके दीवानी राइट्स भी ले लिए। 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर एक यहाँ पर क्या तब्दीली आई कि यहाँ पर उन्होंने अपने एक गवर्नर भी जो है गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया। और गवर्नर जो बंगाल का अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है 1756 से लेकर 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव, जिसे क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो आया। उसके बाद 1760 से लेकर 1765 तक वैनी स्टार्ट आ गया और 1765 से लेकर 1767 तक फिर रॉबर्ट क्लाइव आ गया। 1767 से लेकर जो है 1769 तक जो है वेल स्टार्ट आ गया और उसके बाद 1769 से लेकर 1773 तक जो है कॉर्टराइट आ गया। फिर उसके बाद एक रेगुलेशन एक्ट आ गया। फिर इसके अंदर डिफरेंट टाइप कंपनीज की उन्होंने यहाँ पर लीगल अफेयर्स को भी देखना शुरू कर दिया, कुछ जजेस को अपॉइंट कर दिया। फिर रेगुलेशन एक्ट के ज़रिए से उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग को यहाँ का जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसको नामजद कर दिया, या उसे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्ट विलियम जो इस्टेब्लिश हो गया था कलकत्ता के अंदर, उसको उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है बना लिया था। तो उसका जो गवर्नर होता था वो गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी होता था और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी होता था, या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम भी होता था। तो फिर वॉरेन हेस्टिंग के बाद फिर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाते हैं। कॉर्नवालिस कोड वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम करते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से डिफरेंट गवर्नर जनरल्स आते हैं, फिर डिफरेंट लॉज लेकर आते हैं। तो वो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह वो सारी चीज़ों को तरतीब से डिटेल में देख लेंगे। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि ताकि आप लोग देख लें कि मैं किस तरीके से चीज़ों को कैरी करूँगा। और अभी मैं नो डाउट थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ पर एक हमारे पास टॉपिक होगा स्पेसिफिक, और हम जब बात कर रहे होंगे तो आपको इंशाल्लाह बड़ा क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा इंशाल्लाह। तो लेक्चर नंबर 8 में भी हम जो इस दौरान जब एक जो मुग़ल पावर थी, उस मुग़ल पावर से जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक फॉरेन पावर जो है, जो कुछ भी है मुग़ल राय या दिल्ली सल्तनत आई या डिफरेंट जो भी इधर हुकूमत करने के लिए लोग आए, वो इंडियन रंग में रंग गए। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये हमारे रंग में नहीं रंगे। जो इंडियन कल्चर था उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमारे ऊपर जो है अंग्रेज़ी ज़बान को थोप दिया और अपने कल्चर को हमारे ऊपर नाफिज करने की कोशिश की। तो उस कल्चर की जो रेजिस्टेंस थी, उस लैंग्वेज की जो रेजिस्टेंस थी, उस एडमिनिस्ट्रेशन की जो रेजिस्टेंस थी, उसके नतीजे में कुछ मूवमेंट्स आई, कुछ पर्सनालिटीज़ उभर कर आई। उन पर्सनालिटीज़ को देखेंगे, उन मूवमेंट्स को देखेंगे और उसमें कुछ जो है एक्ट्स आएंगे। लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे कि 1935 का जो एक्ट होगा वो देखेंगे। उसके नतीजे में फिर मुसलमान और हिंदू मिलकर जो है डिफरेंट टाइप की स्ट्रगल्स करेंगे और उसमें फिर इलेक्शंस होंगे और जो है फिर हिस्ट्री को देखेंगे 1940s तक। फिर इसी तरीके से जो है इंग्लिश रूल को हम मज़ीद देखेंगे 1940 से लेकर 1947 तक। इसमें जो इंडियन साइड से मूवमेंट्स चल रही होंगी उनको भी हम देखते रहेंगे। फिर उसके बाद 1940 हमारे पास फिर पाकिस्तान हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ये हमारे हो जाएंगे 10 लेक्चर जो हैं इंडो पाक हिस्ट्री के, और कोशिश करेंगे इसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे इंक्लूजन होता है, किस तरीके से चीज़ों को बड़ा सेग्रीगेट करके मैं पढ़ाता होता हूँ। मेरी आदत है, मैं यहाँ पर मुग़ल रूल जब तक कुछ ज़्यादा प्लेयर्स ऐड नहीं होंगे मैं चीज़ों को सिंपली आपको बताता रहूँगा, लेकिन जब
मैं देखूंगा कि इंडिया के अंदर यार एक तरफ मुग़ल आ रहे हैं, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, और एक तरफ लोकल जो लोग हैं उनका भी कोई रोल आ रहा है, तो मैं इधर 3 कॉलम बनाकर आपको सेग्रीगेट करके बताया करूँगा चीज़ें, आपको बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियरली समझ आया करेंगी। और उसके बाद जो है इंग्लिश रूल जो है पाकिस्तान हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान हिस्ट्री को हम शुरू से देखेंगे कि किस तरीके से एसेट्स जो थे वो डिवाइड होंगे। कायदे-ए-आज़म को एज ए गवर्नर जनरल उनका रूल देखेंगे हम, किस तरीके से उन्होंने क्या लॉज इंप्लीमेंट किए, और जो प्राइम मिनिस्टर से हमारे डिफरेंट उनको हम देखेंगे, और 1947 से लेकर 56 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से जो है 1951 के अंदर एक रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी जो है वो आई, और आर्मी का रोल किस तरीके से आर्मी ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, उसको देखेंगे। और थॉरली उसके अंदर से जो क्वेश्चंस बनेंगे पीपीएससी के रेलिवेंट वो भी इंशाल्लाह देखते जाएंगे। और उसके बाद जो है हम लॉ मेकिंग के हवाले से देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने क्या किया, करारदाद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी जिसे आप करारदाद मकासिद कहते हैं, जो 12 मार्च 1949 को पास हुई और 7 मार्च 1949 को पेश की गई बाय लियाकत अली खान, जो 21 मेंबर ने एक्सेप्ट कर ली थी। और जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से उसकी क्या बेसिस थी, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ये तो वो, और वो हमारा प्रीएम्बल बन गया कि आगे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल कहते हैं कि यानी बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो दैट विल प्रोवाइड अ बेसिस फॉर योर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। एक करारदाद मकासिद जो है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर ली गई बाय योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज जो है सिलेक्टेड, जो है ना वो पुरानी बात है, जो 1946 के इलेक्शन हुए उसके नतीजे में जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी वो वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी चल रही थी। तो उसके बाद लेकिन वो भी एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पर आई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि अयूब खान का राज आता है, एक मार्शल लग जाता है 1958 में, और जो है अयूब खान जो है अपने बेसिक डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, थोड़ा आपके सिस्टम को लिबरल करने की कोशिश करते हैं, कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस कराते हैं। 22 ख़ानदानों की स्टोरी को देखेंगे, क्या हमारी हिस्ट्री आई, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, उसके फीचर्स को देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ों को हम इधर देखने, फातिमा जिन्ना का रोल देखेंगे हम, और जो है इसके जो हमारे कानून होंगे, हमारे जो डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस बन रहे होंगे इस टाइम पर, उनको देख रहे होंगे हम। और उसके बाद जो है लेक्चर नंबर जो 13 होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपका जो एक आर्मी रूल होता है जो 1958 से लेकर जो है 1969 तक चलता है। उसके बाद आगा यहया खान जो हैं वो मार्शल लॉ दोबारा इम्पोज कर देते हैं 25 मार्च 1969 को, और जिसके नतीजे में जो है 1970 में दिसंबर में इलेक्शन जो है वो करवाए जाते हैं, जिसके नतीजे में वेस्ट पाकिस्तान में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ जाते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान में जो है शेख मुजीबुर रहमान आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर एक कॉन्फ्लिक्ट रेस करता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में हमारा जो मुल्क है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और एक 1971 की वॉर होती है। इससे पहले जो 1965 की वॉर होगी, यानी मैं फॉरेन पॉलिसी को और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इन दोनों को सेग्रीगेट करके आपको बताऊंगा कि फॉरेन एस्पेक्ट्स में ये चीज़ें हो रही थी, पाकिस्तान को पहला किस मुल्क ने एक्सेप्ट किया, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, मैं कोई एक चीज़ को भी मिस नहीं करूंगा इंशाल्लाह। तो हर चीज़ यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको करवाऊंगा। तो उसके बाद जो है ईस्ट पाकिस्तान आपका सेपरेट हो जाएगा, और भुट्टो साहब जो है फिर वेस्ट पाकिस्तान को जो है गवर्न करेंगे। उनके सामने जो है बहुत सारे मसाइल होंगे, जो आपके POW हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर्स हैं, जो कि 90,000 की तादाद में इंडिया के पास रह गए थे, उनको लेकर आएंगे, एक शिमला एग्रीमेंट करेंगे विद इंदिरा गांधी और 1972 में। और जो आपके बाकी मसाइल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका क्राइसिस होगा उसके नतीजे में जो है आपका 1973 में जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको देंगे। उसके बाद जो है आपके डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस को जो है वो बिल्डअप करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उसके बाद लेक्चर नंबर 14 में दोबारा आपका मार्शल लॉ लग जाएगा 5 जुलाई 1977 को, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है जो एक कत्ल है उसका इल्ज़ाम लगाकर उनको जो है फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी, और उनको 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी जाएगी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद फिर ज़ियाउल हक आ जाएंगे, जो कि एक डिक्टेटर हैं, आर्मी चीफ थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। वो शरई हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में लेकर आ जाएंगे, फेडरल शरीयत कोड बनाएंगे, सुप्रीम एपलेट बेंच बनाने की कोशिश करेंगे उसके पैरेलल में। उसके बाद जो है मजलिस शूरा बनाने की कोशिश करेंगे 1981 में, और डिफरेंट टाइप के एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बुनियाद कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8th अमेंडमेंट करेंगे, कोई इस्लामाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, उसको डिफरेंट टाइप से देखेंगे हम कि क्या पर्सपेक्टिव हैं और
स्पेशली जो क्वेश्चंस इसमें आ रहे होंगे उन चीज़ों को देखेंगे। उसी इरा में जब अफ़गान वॉर हुई तो वो फॉरेन एस्पेक्ट्स में किस तरीके से पाकिस्तान को उसने जो है इफ़ेक्ट किया वो देखेंगे। और 1985 के जो इलेक्शन हैं, गैर जमाती इलेक्शन जो हुए उनको देखेंगे, और 1988 के इलेक्शंस को देखेंगे। फिर उसके बाद जो लेक्चर हमारा नंबर 15 होगा तो इसमें जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक डिस्टेबिलिटी आती है, जिसके नतीजे में पहले बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज़ शरीफ, और फिर नवाज़ शरीफ के बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो, और फिर नवाज़ शरीफ, जो ग़ुलाम इसहाक़ खां एक जो बड़े फेमस जो है आपके प्रेसिडेंट रहे हैं, वो 3 गवर्नमेंटों को जो है वो फ़ारिग कर देते हैं, गवर्नमेंट्स को फ़ारिग कर देते हैं। उसके बाद जो है आपके लेकिन इवेंचुअली आखिर में वो ख़ुद भी फ़ारिग हो जाते हैं और उनकी जगह फिर नए प्रेसिडेंट आ जाते हैं। 1990 से लेकर 1999 तक की हम ये थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। इसमें पाकिस्तान किस तरीके से एटॉमिक जो है पावर को गेन करता है, किस तरीके से अपनी जो एटॉमिक कैपेसिटी है उसको बिल्ड करता है, कौन से एटॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, किस तरीके के हमारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्या हमारा पूरा मामला होता है, इसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर हमारा 16 जो है वो देखेंगे कि मुशर्रफ कैसे 2001 में उसने रेफरेंडम करवाया, वो प्रेसिडेंट बन गया। फिर उसके बाद जो है 2002 है उसमें फिर उसने जो है एक जनरल इलेक्शन कराए और काफ लीग की जो हुकूमत थी वो आ गई जो है 2002 में। और फिर उसके बाद जो है 2007 में फिर किस तरीके से मियां मोहम्मद सोमरो इंटरम प्राइम मिनिस्टर बने। फिर उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी आ गए। फिर गिलानी के बाद जो है आपका फिर एक जमहूरी सेटअप आने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ आ गए और अब फिर हम करंटली देखेंगे। और फिर उसके बाद फिर हम 4 लेक्चर्स मज़ीद करेंगे और उन 4 लेक्चर्स में करंट अफेयर्स को देखेंगे कि करंट अफेयर्स किस तरीके से किए जा सकते हैं। और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊँ करंट अफेयर्स के हवाले से, आपको गाइड करूँ कि किस तरीके से किए जा सकते हैं। और ये जी हमारा प्रोसीजर होगा। तो मैं बड़ा कोशिश करूँगा कि आपको थॉरोली पढ़ाऊँ। और इसमें मैंने ज्योग्राफ़ी को जो है वो पाकिस्तान की बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ज्योग्राफ़ी को मैं सेपरेटली जो है वो आपको बताऊंगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे कि हम किस तरीके से ज्योग्राफ़ी को भी कवर अप करेंगे। तो आई होप आपको ये पाकिस्तान हिस्ट्री हम किस तरीके से इस सेशन में करने जा रहे हैं और इसकी क्या लेक्चर्स होंगे, तो इनकी इंशाल्लाह मैं आपको PDF वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड कर दूँगा जो मेरे साथ सेशन में जुड़ेंगे, कि ताकि वो अपने जहन में रखें कि हमने इस तरतीब में इंशाल्लाह पढ़ना है। तरतीब थोड़ी सी हमारी हो सकता है कि मैं चीज़ों को कैरी करने के लिए तरतीब थोड़ी सी हमारी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है लाजमी। तो जैसे भी हम करेंगे लाजमी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा तरीक़ाकार होगा। तो थैंक यू जी।